तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ाने में एक यूनिकनेस है, तो इस वीडियो को देखो। अगर ये यूनिकनेस आपको भी समझ आए, आपको भी लगे कि हाँ कुछ अच्छा हमें पढ़ाया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी पढ़ सकें, वो भी आगे बढ़ सकें और आप भी अच्छे से देखो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें। तो चलो आज की कहानी को चालू करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है। और एक बात है कि अगर आप क्लास 9th में हो और किसी वजह से मैथ कमज़ोर है, घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। तो यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को शाम 5 बजे आपकी क्लास की वीडियोस मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो और पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो देखते हैं आज की कहानी को। तो जैसा मैंने कहा, चैप्टर हमारा क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए थे, पोस्टुलेट्स पढ़े थे, ठीक है, एक्सियम्स भी पढ़े थे कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब ज़रा आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। मज़ेदार है चीज़ें, ठीक है, अच्छी है। कह रहा है अ ब्रीफ लुक एट द 5 पोस्टुलेट ब्रिंग टू योर नोटिस दैट पोस्टुलेट 5 इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स। जो हमारा 5वां पोस्टुलेट था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, वो थोड़ा क्या था, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का था बाकी से, क्योंकि बाकी थोड़े सिंपल थे, है ना। पहला वाला कहता है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हमें दिए हुए हैं, ठीक है, और एक यूनिक लाइन होगी जो दोनों से जाती है, कि 2 पॉइंट है, एक ही लाइन इन दोनों को होके जा सकती है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता था कि एक टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट है ना, उसको हम इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। कह रहा है सर्कल कहीं से भी बना सकते हैं और कोई भी रेडियस उसका हो सकता है, ठीक है, ये बात सही है। कह रहा है जितने भी राइट एंगल है एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। और 5वां क्या कहता था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन 2 लाइनों पे गिर रही है, तो जहां इंटीरियर एंगल बना रही है, जहां क्या बना रही है, इंटीरियर एंगल, तो उन इंटीरियर एंगल का अगर दोनों का जो सम है वो 180 से कम है, जिस तरफ 180 से कम है, उस तरफ अगर हम उन दोनों लाइनों को प्रोड्यूस करें तो वो मीट करेगी, है ना। ये बात हमने पढ़ी थी। तो यही वो कह रहा है कि 5वां जो है थोड़ा सा क्या है बेटा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखो आगे ये कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड पोस्टुलेट 1 through 4 आर सो सिंपल, वो बहुत सिंपल और ऑब्वियस हैं, ठीक है, कि उन्हें हम सेल्फ एविडेंट ट्रुथ मान लेते हैं, उन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं समझते कि हाँ जी ठीक है, ये तो होता ही है, ये तो बात ही ठीक है, इस तरीके से। तो यही है कि हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव देम, और कह रहा है कि प्रूव करना पॉसिबल भी नहीं है। बाकी मैंने कहा था ना कि प्रूफ के क्वेश्चनों में यही करते हैं कि उसको पहले उल्टा उसका प्रूफ मान लो कि ऐसा होता है, फिर बोलो कि नहीं ये तो हमने गलत मान लिया, तो जो पहले था वही सही है। तो ऐसे भी कई प्रूफ किए जाते हैं। चलो फिलहाल आगे देखो। तो बात यह है कि इन स्टेटमेंट को बिना किसी प्रूफ के मान लिया जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से 5th पोस्टुलेट को ज्यादा अटेंशन दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में अभी देखते हैं। कह रहा है नाउ अ डेज पोस्टुलेट और एक्सियम ऐसे टर्म है, देखो नॉर्मली तो हमने क्या पढ़ा था, एक्सियम क्या होते हैं, ऐसे एजम्पशन जो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स काम आते हैं पूरे सभी जगहों पे, ठीक है। और हमारे जो पोस्टुलेट है वो क्या होते हैं, वो एजम्पशन जो कि सिर्फ किससे रिलेटेड हो गए, ज्योमेट्री से, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि आजकल जो है इंटरचेंजेबली इनका यूज हो रहा है और सेम सेंस में हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कि पोस्टुलेट जो है असल में क्या है, एक वर्ब है, असल में क्या बेटा, वर्ब, ठीक है। क्या है ना कि थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी हमें पढ़ना है मैथ का, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन करने लगो, एक्सरसाइज करने लग जाओ, इस वजह से ये थ्योरी पार्ट भी जरूरी है, तो इसलिए ये पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि पोस्टुलेट इज एक्चुअली अ वर्ब व्हेन वी से लेट अस पोस्टुलेट, पोस्टुलेट असल में क्या है, वर्ब है कि करना, जैसे थिंकिंग है ना, ईटिंग है खाना, है ना, सोचना, ये सब तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि लेट अस पोस्टुलेट, मतलब क्या बता रहा है वो कि कोई स्टेटमेंट बनाना, तो पोस्टुलेट एक क्या है बेटा, वर्ब है, पोस्टुलेट एक वर्ब है, ठीक है, नाउन ही नहीं है सिर्फ, ठीक है, एक वर्ब भी है। तो वही कह रहा है कि when we say let us postulate मतलब let us make some statement based on the observed phenomenon, कुछ हमने देखा है होता हुआ, उसके बेसिस पे जब हम कोई स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं तो स्टेटमेंट बनाने के प्रोसेस को या बनाने को ही क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट। तो वहां पोस्टुलेट किसका काम करता है, वर्ब का, ठीक है, समझ आ रहा है भाई। आगे देखो क्या बोलता है कि इज ट्रूथ वैलिडिटी इज चेक्ड आफ्टरवर्ड, और जो ट्रूथ है, वैलिडिटी है, वो बाद में चेक की जाती है। अगर वो ट्रू है तो उसे हम क्या बोल देते हैं कि पोस्टुलेट है, तब वो नाउन में बदल गया, तब वो क्या बदल गया, नाउन में, है ना, कि अ स्टेटमेंट दैट इज यूनिवर्सली ट्रू, है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ। तो वो पोस्टुलेट क्या हुआ कि हमने कुछ देखा, हमने उसे लिखा, तो हम पोस्टुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और जब वो सच साबित हुआ तो उसे क्या मान लिया गया, पोस्टुलेट, तो वहां वो नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ी इंग्लिश भी घुस गई बीच में, ठीक है। आगे देखो फिलहाल, अब समझ में आया कि नहीं।
अब एक बात है, कह रहा है अ सिस्टम ऑफ एक्सियम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है? इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दीज एक्सियम अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट एनी एक्सियम। यहाँ जरा इस बात को आराम से समझना है कि एक वर्ड आता है कंसिस्टेंट, एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि बेसिकली देखो, वैसे तो ये समझो कि हम उसे गलत ना बोल पाए, हम उसे गलत ना बोल पाए या उससे किसी और एक्सियम को भी गलत ना बोल पाए। तो वही ये बोल रहा है कि सिस्टम जो है ना एक्सियम का, उसको कंसिस्टेंट कब बोलेंगे? अगर इम्पॉसिबल हो ये बोलना कि एक्सियम से कि स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट एनी एक्सियम और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट, कि वो दूसरे को जो है खराब, मतलब दूसरे को गलत साबित ना करे, दूसरे को गलत साबित ना करे, तो हम उसे क्या बोलते थे? कंसिस्टेंट। एक तो वो खुद में सही होगा, दूसरी बात किसी पुराने वाले को क्या है कि सही मतलब गलत साबित नहीं करेगा। तो वही ये बोलता है कि डिड्यूस फ्रॉम दिस एक्सियम अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट एनी एक्सियम और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो कह रहा है व्हेन एनी सिस्टम ऑफ एक्सियम इज गिवन इट नीड टू बी एंश्योर्ड दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट। हमें वो कंसिस्टेंट चाहिए, मतलब पिछले वाले किसी को गलत साबित ना करे, तभी तो हम उसे ऐड कर रहे हैं ना। कंसिस्टेंट है कि हाँ चलो ठीक है, ये उनके साथ ही मेल खा रहा है, उनके साथ ही मेल खा रहा है, समझ आया? इस तरीके से। ठीक है, कि मान लो श्यामू ने कोई बात बोली, फिर आदर्श ने कोई बात बोली, फिर प्रांजू ने कोई बात बोली। अब जो गोली बात बोलेगा उसमें क्या होना चाहिए कि इन तीनों की बातें सही होनी चाहिए, तब हम उसकी बात को क्या बोलेंगे कि ये बात कंसिस्टेंट है। ये बात क्या है बेटा? कंसिस्टेंट, कि इसने किन्हीं को भी, इन तीनों को गलत साबित नहीं किया। समझ आया? तो ये इस तरीके से चीजें चल रही हैं यहाँ। अब देखो क्या कह रहा है कि आफ्टर यूक्लिड स्टेटेड हिज पोस्टुलेट एंड एक्सियम ही यूज्ड देम टू प्रूव अदर रिजल्ट। अब क्या हुआ यहाँ पे कि यूक्लिड ने जब पोस्टुलेट और एक्सियम दे दिए, तो अब उन्होंने दूसरे रिजल्ट को प्रूव करने के लिए इनका इस्तेमाल किया है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो कहते हैं देन यूजिंग दिस रिजल्ट ही प्रूव सम मोर रिजल्ट, और भी रिजल्ट इन्होंने प्रूव किए। ठीक है, और कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है दैट वर प्रूव्ड आर कॉल्ड प्रपोजिशंस या थ्योरम। नहीं क्या बोलता है? प्रपोजिशन या थ्योरम। और बहुत सारी थ्योरम अब आप 9th 10th में पढ़ोगे। ठीक है, कि जो प्रूव्ड स्टेटमेंट्स है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रपोजिशंस या फिर थ्योरम्स बोलते हैं। और यूक्लिड ने लगभग 465 प्रपोजिशन जो है निकाले हैं इन अ लॉजिकल चेन यूजिंग हिज एक्सियम, पोस्टुलेट, डेफिनेशन और थ्योरम, है ना, जो उन्होंने पहले प्रूव किए थे। तो ऐसे करते करते उन्होंने 465 प्रपोजिशंस जो है प्रूव करे थे। ठीक है भाई, आया? आगे देखो क्या कहता है कि इन द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर ऑफ ऑन ज्योमेट्री, है ना, अगले चैप्टर में भी आप यही सब करोगे, एक्सियम का इस्तेमाल करोगे जैसा कहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो आगे क्या कहता है। अब कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, कि कैसे उन्होंने एक्सियम और पोस्टुलेट को यूज किया था। ठीक है, देखो कहता है इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट ऑन अ लाइन, ए बी सी 3 पॉइंट है और कह रहा है बी जो है वो ए और सी के बीच में है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा? ए सी के बराबर क्या होगा? वैसे तो तुम्हें ये बात दिख रही है कि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या है? ए सी, लेकिन वो कह रहा है कि अब इसी को क्या करो? प्रूफ। इसी को क्या करो? प्रूफ। ठीक है, तो अब यही सब आएगा। ठीक है, कि ठीक है इसको अब प्रूफ, तो एक लिखा जाता है इन द फिगर गिवन अबव ए सी कोइंसाइड विद ए बी प्लस बी सी। ठीक है, कि यहाँ ए सी क्या हो रहा है? कोइंसाइड कर रहा है, इसी के साथ है कि नहीं? ए बी और बी सी के। और याद करो वो एक्सियम 4 जो आपने पढ़ा था कि अगर चीजें एक दूसरे में है, अगर चीजें एक दूसरे में है मतलब कोइंसाइड कर रही है, तो वो बराबर है। तो वो क्या है बेटा? तो उन्हीं स्टेटमेंट्स का यहाँ पे क्या करना है? इस्तेमाल करना है। बस समझ आया? तो वो स्टेटमेंट थोड़े से याद रखना। ठीक है, कि क्या बोल रहा है कि वो कोइंसाइड कर रहा है, हमने सीधा क्या बोला? वो कोइंसाइड कर रहा है, और जो दो चीजें कोइंसाइड करती है वो क्या होती है? बराबर। तो बस ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो गया। मजा आया? आगे देखो क्या कहता है। कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, ठीक है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। हमें एक जो है लाइन सेगमेंट दिया जाएगा, कह रहा है कि हम क्या करेंगे बेटा कि वो कह रहा है कि प्रूव करो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वहां से बनाया जा सकता है। पहले तो एक बेसिक बात को समझो, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड क्या है? बराबर है। जिसकी तीनों साइड क्या है बेटा? बराबर। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर एक लाइन तुमको मैं दूं तो इस पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करोगे? कंपास लोगे, ए बी जितना खोलोगे उसे, अब क्या करोगे? एक आर्क ऊपर मारोगे, ठीक है, तो उसका भी डिस्टेंस ए बी जितना ही हुआ पूरा। यहाँ सर्कल की प्रॉपर्टी हुई ना भाई, सर्कल का रेडियस क्या रहता है? बराबर। अगर यहाँ तुम 2 सेंटीमीटर खोल के सर्कल बनाओगे, ठीक है, तो क्या होगा? पूरे का क्या होगा? 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो वही बात है कि जब यहाँ से ये जो आर्क होती है ना, ये असल में सर्कल ही होता है, सर्कल का पार्ट है, सर्कल का पार्ट है। तो जो भी पॉइंट्स है वो क्या है? उतने ही दूर होंगे, उतने ही दूर होंगे। फिर वही चीज बी से करोगे, वही चीज क्या करोगे? बी से। और जहां वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, मतलब क्या है कि वहां ए से भी ए बी जितना दूर और बी से भी ए बी जितना दूर, तो जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे उन दोनों को क्या करोगे? जोड़ोगे। ये कंस्ट्रक्शन की बात समझ आई पहले तो? इसमें कोई दिक्कत है? अब जरा समझो, इसी चीज को हमें प्रूव करना है।
तो कह रहा है कि मान लो लाइन सेगमेंट हमें दिया हुआ है ए बी, क्या दिया हुआ है ए बी, हमें क्या करना है कि कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। जैसे यूक्लिड का पोस्टुलेट 3 है, ठीक है, ये कह रहा है कि यू कैन ड्रॉ सर्कल विद पॉइंट ए एज द सेंटर, हमें ए को सेंटर ले लेना है और ए बी को क्या ले लेना है, रेडियस, ए बी को क्या ले लेना है, रेडियस ले लेना है, ठीक है। कह रहा है ऐसे ही हम एक और सर्कल बनाएंगे विद पॉइंट बी, बी को रख के, ठीक है, जहां पे हम क्या करेंगे कि सेंटर और बी ए रेडियस हो गया, बी ए क्या हो गया, रेडियस। इतनी बात समझ आ रही है। अब कह रहा है कि दो सर्कल जो है वो कहाँ मिलेंगे, सी पे, कहाँ मिलेंगे, सी पे। तो हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे ए सी और बी सी, ए सी और बी सी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल है, ये ट्राइंगल क्या बेटा, इक्विलेटरल। बनाएंगे कैसे वो समझ में आ गया ना। अब इक्विलेटरल का मतलब क्या है, ए बी, ए सी और बी सी क्या करना है हमें, बराबर। अब एक बात को देखो जरा, एक बात वो कह रहा है कि ए बी बराबर क्या है, ए सी है, ए बी बराबर क्या है बेटा, ए सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रेडियाई हैं सेम सर्कल के। भाई हमने यहाँ से यहाँ तक सर्कल बनाया था ना, तो ये क्या हो गया, ए बी और ए सी क्या हो गया, सेम सर्कल के क्या हो गए, रेडियाई, सेम सर्कल के क्या हो गए, रेडियाई। और ऐसे ही ए बी और बी सी भी है, ए बी और बी सी भी है। किस किस को इतनी बात समझ आ गई, नहीं आई तो पूछ लो, मैं बता दूंगा दोबारा। वो बस यही कह रहा है कि हमने पहले ए बी से सर्कल बनाया था, ठीक है। तो बात ये ना कि ये जो ए बी है और ये जो ए सी है, ये दोनों इस वाले सर्कल के, ये जो सर्कल तुमको दिख रहा है ना, इसके रेडियस हैं। समझ आ गया कि नहीं, ठीक है। या प्लूरल में फॉर्म में बात करें तो रेडियाई हैं। और वहीं ये बोलेगा कि हमने जो ये वाला सर्कल है जो ये जा रहा है, ये हमने क्या किया, बी से बनाया था, बी को सेंटर मान के। तो मतलब बी ए और बी सी, बी ए और बी सी क्या है बेटा, इसके रेडियस हैं। आ गई बात समझ में। तो ऐसे ही आपको दिखा रहा है, तो इस तरीके से प्रूफ करोगे। तो कह रहा है कि फॉर दीज टू फैक्ट यूक्लिड एक्सियम दैट थिंग आर विच, ये वो बात हो गई ना। अब देखो कि देखो यहाँ हो क्या रहा है, ए बी बी ए सी के बराबर, ए बी बी सी के बराबर। तो अब वहां पे एक्सियम आ गया कि जो चीजें एक दूसरे के, मतलब जो दो चीजें किसी एक चीज के बराबर होती है वो आपस में भी बराबर होती है, वो आपस में भी बराबर होती है। तो वही चीज यहाँ पे वो बोलना चाह रहा है, ठीक है, कि ये दो फैक्ट से हमें यही पता लग रहा है कि सेम थिंग के जो बराबर है वो एक दूसरे के भी होगी, इसलिए क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। अब देखो आगे एक बात यहाँ आ जाती है, ये मजे की बात हुई। थ्योरम 5.1 कह रहा है टू डिस्टिंक्ट लाइन कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अगर दो लाइनें हैं तुम्हारे पास, ठीक है, और ये कह रहा है कि उनका एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन नहीं होगा, एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, देखो जरा। कह रहा है हमको दो लाइनें अगर दी हुई है एल और एम, ठीक है, कह रहा है हमें प्रूफ करना है कि उनमें सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है, उनमें एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है, ठीक है। मतलब समझना है इसका। कह रहा है फॉर द टाइमिंग लेट अस सपोज टू लाइन इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। हम कह रहे हैं कि अगर दो लाइन है और वो दो अलग अलग पॉइंटों पे एक दूसरे को काट रही है, दो अलग अलग पॉइंटों पे एक दूसरे को काट रही है, तो क्या होगा, ठीक है। देखो ये वही बात आ रही है यहाँ पे जो मैंने कहा था ना, पहले उसका उल्टा एज्यूम करोगे तो वही हो रहा है यहाँ पे। देखना आराम आराम से क्या कहता है कि दो लाइनें दो जगह एक दूसरे को काटती है, हमने मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है दो लाइन है जो दो अलग अलग पॉइंट से जा रही है, लेकिन ये जो एजम्पशन है ये क्लैश कर जाएगा एक्सियम से, क्लैश कर जाएगा एक्सियम से, कि सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। इसलिए जो एजम्पशन था जो हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट में माना था, वो क्या हो गया, गलत हो क्या हो गया। समझ आया। तो ये ना यही अब तुम करोगे लिखने के तरीकों में, प्रूफ में, ये सब होता है कि हम पहले उसका गलत एज्यूम करेंगे, फिर बोलेंगे ये तो हमने गलत एज्यूम कर लिया क्योंकि होता तो ऐसा है, इसलिए जो ऊपर दे रखा है वही सही है, ऊपर दे रखा है वही है ना। ठीक है भाई। तो ऐसे प्रूफ के क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, चक्कर खत्म हो जाएगा। एक सेकंड रुकना जरा, साजन के घर से फोन आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। चलो इतना समझ में आ गया ना।
अब देखो ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इनमें से क्या सही है क्या गलत है, रीजन के साथ बताना है। कह रहा है सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से क्या एक ही लाइन जा सकती है, नहीं भाई बहुत सारे जा सकते हैं, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे आ जाएगी, बस यहाँ पे वही है कि आपको रीजन देना पड़ेगा कि भाई एक पॉइंट से, ठीक है, तो उसके जो पोस्टुलेट जो एक्सियम काम आ रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। पेन कहाँ रख दिया मैंने, गोल्डी वहाँ पेन भूल गया क्या, मैं देख तो गलत बात है, अच्छा जेब में ही है। ए यार ये जादू बेकार है यार, ये जादू होता है मेरे साथ ही होता है और टीचरों के साथ भी होता है। अच्छा पता नहीं, कह रहा 4 साल से किसी और को देखा नहीं है। चलो खैर, कह रहा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कह रहा है क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन होती है दो अलग अलग पॉइंटों से जो जाए, नहीं एक ही लाइन होगी, है ना, तो ये फॉल्स हो गया। अच्छा समझ में आ रहा है, मतलब बढ़िया, अच्छे बच्चों तुम लोग। अ टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस हो सकती है, हाँ हो सकती है। ये सारे एक्सियम पोस्टुलेट्स ही हैं, कुछ सही लिखा है कोई गलत लिखा है, तो जो सही लिखा है उसमें रीजन वही डालोगे, बिकॉज एक्सियम दिस 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 सेज दिस, बात खत्म, समझ आ गया। तो वो चीजें हैं ये। कह रहा है दो सर्कल अगर बराबर है तो उनका रेडियाई भी क्या होगा, बराबर, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई, क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगा, हाँ होगा भाई, ये इसके बराबर ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, आ गया समझ में। तो ये सब कुछ वही चल रहा है। अब कह रहा है डेफिनेशंस दो इन सब चीज़ों की, जैसे पैरेलल लाइन की, परपेंडिकुलर लाइन की, लाइन सेगमेंट की, रेडियस की, स्क्वायर की। जब इनको डिफाइन करोगे ना, देखो ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि क्या तुम्हें इन्हें डिफाइन करने के लिए और भी चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी, तो तुम जब इन्हें डिफाइन करोगे ना अपने आप ही पता लग जाएगा। जैसे जरा समझना, कोई कह रहा है पैरेलल लाइंस, है ना, पैरेलल लाइन की जब बात हो रही है ना नॉर्मली, तो हम क्या बोलेंगे, टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एंड देयर डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल। अब यहाँ क्या देखोगे भाई, हमें डिस्टेंस एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डिस्टेंस किसको कहा जाता है, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ डिस्टेंस के लिए तुम क्या बोलोगे, लेंथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, वहाँ लेंथ तुमको एक्सप्लेन कर। तो एक चीज को बताने के लिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि बहुत सारी चीजें हाँ बतानी पड़ेगी, तो इसका आंसर समझ में आया। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जो आपस में क्या बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है ना, लेकिन वहां तुमको फिर एंगल बताना पड़ेगा क्या होता है भाई। इसको बताने के लिए पहले एंगल को डिफाइन करोगे, एंगल किसको बोला जाता है, नॉर्मल लाइंस क्या होती है, तो बहुत सारी, एक चीज को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी चीजें बताई जानी पड़ेगी, समझ आया। तो आगे कर लोगे ये चीज। आगे देखो, कह रहा है दो पोस्टुलेट हमें दिए हुए हैं मान लो, ठीक है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। दो पॉइंट हमें दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, तो ए बी के बीच में क्या करेगा, पॉइंट सी को एग्जिस्ट करता है, ठीक है कर सकता है भाई, दो पॉइंट के बीच में हमेशा एक पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा ही, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट इज जस्ट अ लोकेशन, है ना, इट इज नो डायमेंशंस, तो वो बात हो जाती है, वो बहुत छोटी भी हो सकती है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रेशनल या उसमें इरेशनल भी बहुत सारे आ जाएंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। तो पॉइंट ही पॉइंट है, तो वो बात यहाँ पे ठीक है। उसके बाद कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। कह रहा है 3 पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि सेम लाइन पे नहीं है। अब कह रहा है कि क्या इनमें अनडिफाइंड टर्म्स हैं, हो सकते हैं भाई, पॉइंट है, ठीक है, बहुत सी चीजें हो सकती है, क्या इनकी दूरी है नहीं है, ठीक है, वो सब चीजें हो सकती है, लाइन किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें है। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है, मतलब क्या ये पुराने किसी पोस्टुलेट को गलत तो नहीं बोल रहे, तो हाँ ठीक है भाई, पुराने किसी को ये गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वही बात ये बोल रहा है, वही बात आपसे पूछ रहा है, क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ ऐसा खास फॉलो होता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। वो जो 5 पोस्टुलेट हमने पढ़े हैं वो तो सिंपल सिंपल से थे, तो उनमें ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा था, ठीक है, समझ में आया। एक इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है ना, ये वाला बी वाले में हो रहा है, कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, मतलब कहना क्या चाह रहा है, किसी को समझ आ रहा है तुम में से, बताओ भाई।
कहना क्या चाहता है, एक मिनट। ठीक है, नॉर्मली बात को समझना। अगर मैं तुमको ये कहना यही चाह रहा है, अगर तुम्हें मैं 2 पॉइंट दे दूं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें 2 पॉइंट दे दूं तो ये 2 पॉइंट तो हमेशा क्या होगा, एक सीधी लाइन पे आ ही जाएंगे। तो कम से कम 3 पॉइंट हमारे पास होने चाहिए, तब हम क्या बोल पाएंगे कि समझ आ रहा है कि हाँ ठीक है कि अब ये सेम लाइन पे नहीं है। क्योंकि 2 पॉइंट ही अगर सिर्फ हमारे पास हो तब तो हमेशा ऐसा होगा ही। समझ आया कि नहीं? ठीक है, आया क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ क्या है बेटा, 2 पॉइंट है, तब तो वो हमेशा सेम लाइन पे होंगे। हाँ, तीसरा पॉइंट भी तो कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, तब हम कहेंगे सेम लाइन पे नहीं है। ऐसा वो कह रहा है, समझ आ गया? आगे देखो क्या बोलता है। अब ये है ऐसे कि इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी और ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी, तो हमें मतलब यही है कि प्रूफ करना है कि वो क्या है, मिड पॉइंट है। वो क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट, कि वो हाफ ए बी है, मतलब क्योंकि ए सी बराबर क्या है, बी सी। तो उसको आप एक्सप्लेन कर लोगे, ये करके देखना घर से, ठीक है, ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, बाकी सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा। अब देखो ये वही है, ये सारे ना वही प्रूफ के क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये देखो 6th वाला कह रहा है ए सी बराबर क्या होता है, बी डी। ए सी बराबर क्या होता है, बी डी। ये हमारा ए सी है, ठीक है, ये हमारा बी डी है, ठीक है। प्रूफ करो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। तो यहाँ बी सी क्या आ रहा है, कॉमन, यहाँ बी सी क्या आ रहा है बेटा, देखो तुम नॉर्मली क्या करोगे, ए सी को क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी, हाँ या ना। ऐसे ही अगर तुम BD को देखो तो BD को क्या लिख सकते हो बेटा, BC प्लस CD। तो अब क्या होगा, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा है, AB बराबर CD, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी चल रही है। आया समझ में, कोई दिक्कत है इतनी बात में? ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही है, इस तरीके से ये चीज़ें घुमा घुमा के जो है वो लिखता है। एक काम करते हैं, 4th 5th में दिखाई देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत है? एक लास्ट क्वेश्चन ये है, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम, कंसिडर ए यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सियम नंबर 5 क्या था, एक्सियम 5 वो वाला था, वो टोटल वाला है ना, कि फ्रैक्शन से टोटल जो है वो हमेशा बड़ा होगा। समझ आया? तो वही बात यहाँ पे वो बोल रहा है, समझ आया? और कह रहे हैं पोस्टुलेट की बात नहीं कही, एक्सियम की बात की गई है। वो बात भी है कि कहीं तुमको एक्सियम पूछेगा तो एक्सियम देखना, पोस्टुलेट पूछेगा तो पोस्टुलेट देखना। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत है इतने में? एक ये 4th और 5th रह गया ना, एक मिनट ये देख लो एक बार। क्या हुआ, ले जाओ। ये कौन सी एक्सरसाइज है, 5.1 ना? देखो ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है, एक्सप्लेन तुमको करके, बाकी ठीक है। ये जो प्रूफ के क्वेश्चन है ना, जैसे ये वाला किया हुआ है, तो इसमें भी वही देख रहे हो कि पॉइंट सी है, 2 पॉइंट के बीच में है ना, प्रूफ करो इस चीज को। तो पहले तो फिगर बना लिया, अब दिया क्या हुआ है, सबसे पहले वो लिखना है कि AC बराबर BC है। अब क्या करोगे, दोनों तरफ AC को ऐड करोगे, दोनों तरफ AC को ऐड करोगे। ये एक्सियम भी पढ़ा था कि दोनों तरफ अगर हम कुछ ऐड करें तो वो बराबर रहता है ना। तो AC को दोनों तरफ ऐड किया तो ये क्या है, 2AC बराबर BC प्लस AC, और हमें क्या पता है BC प्लस AC बराबर क्या है, AB के है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसकी जगह पे क्या रखा, AB, तो ये प्रूफ हो गया कि ये हाफ आ गया। समझ आया? तो प्रूफ के क्वेश्चन नॉर्मली क्या दिया गया है, फिर दोनों तरफ क्या ऐड करना है, समझ आया, उस तरीके से। लेकिन वही है कि ये चीज़ें बहुत ऑब्वियस सी है जो दिख रही है हमको, इन्हें प्रूव करने में बस वही है कि स्टेटमेंट्स को थोड़ा थोड़ा
घुमाना पड़ता है कि हाँ ऐसे है तो ऐसे कर दिया, ऐसे है तो ऐसे कर दिया, समझ आ रहा है, वही चीज़ रहती है, समझे कि नहीं, क्योंकि दिख रहा है ऑब्वियसली। जैसे अब ये है, देखो इसमें वही करना है, पॉइंट सी अगर मिड पॉइंट है, पॉइंट सी अगर क्या है बेटा, मिड पॉइंट है ना, तो प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड। अब यहाँ प्रूव करना है हर लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होगा, एक ही मिड पॉइंट। देखो समझो, अगर मैं बोलूँ इसके 2 मिड पॉइंट है, इसके कितने मिड पॉइंट है, 2 मिड पॉइंट है, तो वही बात है ना, मैंने क्या बोला, पहले हम रॉन्ग एजम्पशन लेते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं कि ये रॉन्ग एजम्पशन है, ठीक है। या ऐसा तभी हो सकता है जब पी क्यू कोइंसाइड करेंगे, जब पी क्यू कोइंसाइड करेंगे, ये बात आएगी, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वही है कि रॉन्ग एजम्पशन लेके उसको रॉन्ग प्रूफ करना, मतलब हमने राइट चीज को प्रूफ कर दिया, ये भी होता है। जैसे अब ये मान लो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, कह रहा है assume that point P and Q are two different midpoint of AB। AB के 2 मिड पॉइंट हमने मान लिए, कोई बात नहीं। अब ये दोनों ही मिड पॉइंट है तो देखो क्या होगा, AP बराबर PB हो जाएगा और AQ बराबर QB हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि एक मजे की बात है कि PB प्लस AP को मिलाओगे तो भी AB आना चाहिए, समझ आया, और ऐसे QB और AQ को मिलाओगे तो भी AB आना चाहिए, समझ आया कि नहीं। तो दोनों को मिला के अगर AP आएगा, अब कह रहा है नाउ एडिंग AP टू LHS, है ना, इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ क्या मिलाओगे, AP, क्या मिलाओगे, AP, समझ आ रहा है कि नहीं, दोनों तरफ हमने क्या मिला दिया, AP मिला दिया, ठीक है। तो देखो क्या होगा, वो कह रहा है कि AP प्लस AP बराबर BP प्लस AB, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है, कि कह रहा है इक्वल आर एडेड टू इक्वल, होल्स आर इक्वल, तो ये क्या बन गया, 2AP बराबर में AB, 2AP बराबर में AB। ये बात समझ आई गोली कि नहीं आई, आराम से बताऊं, थोड़ा हट गया, चलो देखो आराम से देखते हैं। देख ए भी हमारा लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए भी लाइन सेगमेंट है, कह रहा है पी और क्यू हमने 2 अलग अलग ले लिए, इतनी बात में तो दिक्कत नहीं है। कह रहा है पी क्यू मिड पॉइंट है, ठीक है, ये बात भी ठीक है। उस हिसाब से क्या हुआ, ए पी बराबर बीपी हो जाएगा और ए क्यू बराबर क्यू भी हो जाएगा, कोई दिक्कत है इतनी बात में। अब जो हमने देखा ना कि यहाँ पे क्या आ रहा है, पीबी और एपी को जोड़ के ए भी आना चाहिए, ठीक है, ऐसे क्यूबी और ए क्यू को जोड़ के ए भी आना चाहिए, ये भी ठीक है। अब देख क्या हो रहा है, कह रहा है कि अगर हम क्या करें बेटा यहाँ पे, कि जो हमने क्या लिखा था पहले, ये लिखा था ना कि एपी बराबर पीबी है, एपी बराबर पीबी, एपी बराबर पीबी है, तो इसमें मैंने क्या किया, दोनों साइड एपी जोड़ दिया, दोनों साइड क्या जोड़ा बेटा, एपी, तो डबल ऑफ एपी बराबर क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, कोई दिक्कत है इस बात में, नहीं है। दूसरा ए क्यू बराबर क्यू भी था, तो हमने इधर क्या जोड़ दिया, ए क्यू, क्या जोड़ दिया, ए क्यू, तो डबल ऑफ ए क्यू भी क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, समझ आ गया। अब ये देखो ये वही बात आ गई, ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, समझ आया, तो उस हिसाब से 2AP बराबर क्या होना चाहिए, 2Q होना चाहिए, 2AQ, आई बात समझ। तो ये वही बात हो गई ना, थिंग विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। और फिर इस हिसाब से, है ना, जो अभी पढ़ा था ना कि जो चीजें सेम चीज की डबल है, समझ आया, तो वो भी बराबर, तो वो बात यहाँ अप्लाई कि AP बराबर क्या हो जाएगा, AQ, थिंग विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो हम क्या बोलेंगे अब कि PQ क्या है, सेम पॉइंट PQ क्या है, तो पहले हमने माना अलग अलग है और फिर क्या से प्रूफ कर दिया कि वो दोनों एक ही हैं, वो दोनों एक ही हैं, समझ में आ गया। ये कहानी यहाँ पे चल रही है, मजा आया, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये वाला मैंने तुमको करवा ही दिया था, समझ में आ रहा है। तो यही है, इसी तरीके से एक्सरसाइज करनी है, यही चैप्टर था, ठीक है, थ्योरेटिकल था लेकिन अच्छा था, मजेदार था, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, चैप्टर खत्म, अब नया चैप्टर फिजिक्स का पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कुछ समझ आया होगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो रहा हो आप लोगों को तो एक छोटा सा कमेंट करना, बस मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से पढ़ा सकूं, और कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, जो अगर नहीं आई हो तो मुझे बताना, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में परसों, अभी के लिए इतना ही।